Very good morning, dear friends. Today we are here to discuss on Indian economy 1950 to 1990 और ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस का सेट हमने इस लेसन से पिक किया है और ऑब्जेक्टिव ये है कि जब हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं तो नेचुरली बच्चों ने लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को इग्नोर कर दिया है क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न एमसीक्यू है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि एमसीक्यू जो क्वेश्चंस है वो एक एक लाइन के ऊपर बेस्ड हो सकते हैं। तो ऐसे समय में अगर आप लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस पढ़ते हैं जो कि पॉइंट वाइज होते हैं तो उन क्वेश्चंस से आप एमसीक्यू के बहुत सारे क्वेश्चंस डिराइव कर सकते हैं। लेकिन बच्चों के दिमाग में ये बात समझ में नहीं आती या हम उसको समझाए नहीं है। जो भी हो, कहीं ना कहीं वो गैप क्रिएट हुआ है। तो उस गैप को हम फिलअप करने के लिए भरने के लिए हमने एक प्रयास किया है कि आज से हम कुछ सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि लॉन्ग आंसर पर बेस्ड है और वहाँ पर आप देखेंगे कि किस प्रकार लॉन्ग आंसर से हम एमसीक्यू के क्वेश्चन डिराइव कर सकते हैं। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है, आपके स्क्रीन पर है, मेंशन मेन फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग के मेन फीचर्स क्या क्या हैं, ये आपका पहला क्वेश्चन। अब इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, आंसर्स के रूप में दिखे हुए हैं। अगर आप इन आंसर्स को देखें, इस क्वेश्चंस को एमसीक्यू में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग का कौन सा फीचर नहीं है। अगर बच्चा ये सारे फीचर्स को जानता रहेगा देन ओनली ही कैन पिक दैट ओके दिस आर नॉट द this option is incorrect. Okay, so for that you have to take help or you have to rely on long answer question. So never ignore the long answer question. Okay, because one long answer question create multiple एमसीक्यू क्वेश्चंस, 1 मार्क क्वेश्चन को निकाल सकता है। इसलिए कोई भी बच्चा लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को इग्नोर बिल्कुल ना करे। तो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, मेन फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग आर। क्या क्या फीचर्स है इकोनॉमिक प्लानिंग के। हैवी डिपेंडेंस ऑन पब्लिक सेक्टर, तो पब्लिक सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंसी। ओके, इकोनॉमिक प्लानिंग का पहला फीचर कि हैवी डिपेंडेंस ऑन पब्लिक सेक्टर, जिसको पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज, गवर्नमेंट का उस पर अधिकार होता है, वो पब्लिक सेक्टर होता है। हमारे पास दो तरह के इकोनॉमिक सिस्टम थे मिक्स्ड इकोनॉमी में, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। को प्रेजेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर मेक्स इट्स मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम। ओके, तो पहला है कि हैवी डिपेंडेंस ऑन पब्लिक सेक्टर। दूसरा है रेगुलेटेड और कंट्रोल्ड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, मतलब प्राइवेट सेक्टर को हर जगह एंट्री नहीं दी गई। कल हम क्लास में भी इसकी चर्चा कर रहे थे। तो रेगुलेटेड और कंट्रोल्ड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। थर्ड है पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, फॉरेन जो कंपटीशन है उससे प्रोटेक्ट करना। ओके, पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, बहुत तरीके से इसको प्रोटेक्शन किया गया। एमआरटीपी एक्ट कह लो या लाइसेंसिंग कह लो, तो बहुत तरीके से इनको प्रोटेक्शन दिया गया। प्रोटेक्शन टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन देना। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ये सारे जो फीचर्स थे, ये सारे जो फीचर्स थे क्या है, मेंशन मेन फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। तो ये मेन फीचर्स थे, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, प्रोटेक्शन टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, रेगुलेटेड और कंट्रोल डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड हैवी डिपेंडेंस ऑन पब्लिक सेक्टर। तो ये हमारा बहुत ही छोटा एक मैंने प्लान किया है कि लॉन्ग आंसर पर एक सीरीज निकालेंगे। ठीक है, ये आप इसको ऐसे करना है क्योंकि आपके पास बहुत कम समय है और एक इंडियन इकोनॉमी एक ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कोई कॉन्सेप्ट अगर मिसिंग भी है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो यहाँ जो हमारे कम स्कोर करने वाले बच्चे हैं इसको फोकस करके यहाँ से स्कोर कर सकते हैं। तो इसको करना क्या है, कैसे पढ़ना है, आप इसको सीधे से ऑन कर लीजिए। आप अपना ध्यान लगाते रहिए, सोते समय जागते समय केवल सुनते रहेंगे लगातार, तो ये आप इसको ओवरकम कर सकते हैं, इसको कंपेंसेट कर सकते हैं। लेकिन बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, वरना आप इसको यहाँ से भी मिस हो जाएंगे और आपके रिजल्ट खराब हो जाएंगे। तो इसका ध्यान रखें। दूसरा क्वेश्चन है, मेंशन मेन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर के मेन प्रॉब्लम क्या थे। मेन प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर आर लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, उत्पादन
उत्पादकता कम होती है। उत्पादन और उत्पादकता दो चीज़ें होती है। प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी आर टू थिंग्स। प्रोडक्शन टोटल अमाउंट की बात होता है, और पर हेक्टेयर जो होता है ना, एक हेक्टेयर, हाँ, एक यूनिट पर कितना प्रोडक्शन हुआ, दैट इज प्रोडक्टिविटी। लैंड टेन्योर सिस्टम, जो हमारे पास लैंड टेन्योर सिस्टम थे, तीन तरह के थे ना, महलवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम और जमींदारी सिस्टम। तो लैंड टेन्योर सिस्टम ये भी एक कारण था, मेन प्रॉब्लम था हमारे इंडियन एग्रीकल्चर का। स्मॉल लैंड होल्डिंग, किसानों के पास जमीन का छोटा टुकड़ा होता था। डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, मानसून के ऊपर डिपेंडेंसी थी। मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम का विकास नहीं हुआ था। बैकवर्ड टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन की जो टेक्नोलॉजी थी वो प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी थी, पुराने तरीके से खेतियाँ होती थी, एग्रीकल्चर होता था। तो ये एक मतलब प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के रूप में दिखाई देता है। लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग स्ट्रक्चर, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है, कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करो, उसकी मार्केटिंग ना कर पाओ, उसको सेल आउट ना कर पाओ, तो सारा सिस्टम फेल हो जाता है। तो ये हमारे इंडियन एग्रीकल्चर को, मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको, इंडियन एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम क्या क्या थे। पहला, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, लैंड टेन्योर सिस्टम, स्मॉल लैंड होल्डिंग, डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन और लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें हमारी थी। ओके, अब हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। मेंशन पॉइंट्स हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज इज हाईलाइटेड बाय फॉलोइंग पॉइंट्स। स्ट्रक्चरल चेंजेस, पहला पॉइंट। स्ट्रक्चरल चेंजेस, पहला पॉइंट नंबर 1, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज इज हाईलाइटेड बाय फॉलोइंग पॉइंट्स। पहला, स्ट्रक्चरल चेंजेस। ओके। दूसरा, एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। Third point, increase in the growth rate of economy. Fourth point, growth of infrastructure, urbanization, self-reliance. एक बार रिपीट करेंगे। मेंशन पॉइंट्स हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज का क्या इंपॉर्टेंस था, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस था। ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, स्ट्रक्चरल चेंजेस। इंडस्ट्री के आने से इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस आए। एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ी। इंक्रीज इन ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट था वो बढ़ा। ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें हम रोड, रेल, हवाई जहाज़ की सुविधाएं, एरोप्लेन फैसिलिटीज़, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये तो ट्रांसपोर्टेशन का हिस्सा, मैंने एग्जांपल दिया। तो ये सब सारी चीज़ें हमारी आती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कही जाती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ सपोर्टिंग सिस्टम फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास में सहायक होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं। चाइना में अगर एफडीआई ज़्यादा आया तो इसकी वजह थी कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफ़ी एडवांस हुआ, तो इसको ध्यान रखेंगे। अर्बनाइजेशन, सेल्फ रिलायंस। ठीक है, तो ये हमारे थे हाइलाइट्स ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मेंशन पॉइंट्स हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज। ये तो हमने देख लिया है, इसको हमने 2 बार स्कैन कर लिया है, कोई बात नहीं। What are the elements of IPR 1956? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन जो थी, जो 1956 में लिया गया, वो हमारा पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी था। तो उसके क्या एलिमेंट्स थे। पहला एलिमेंट, 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज को 3 रूप में क्लासिफाई किया गया, जो नेशनल इंपॉर्टेंस की थी, जिस पर हमारा पब्लिक सेक्टर का पूरा अधिकार, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का कोऑर्डिनेशन, और एक एक्सक्लूसिवली प्राइवेट सेक्टर। तो ये 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन की बात IPR 1956 में की गई। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ IPR 1956। तो आपको जब मालूम है कि 3 हमारे ये पार्ट हैं, तो चौथा जो होगा वो नहीं होगा। तो इस तरीके से आप MCQ के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज IPR 1956 में इसकी बात की गई। इंडस्ट्रियल लाइसेंस, इंडस्ट्रीज को लाइसेंस देना, ठीक है, और इंडस्ट्रियल कंसेशंस, ये तीनों की वकालत की गई किसमें, 1956 के IPR पॉलिसी में। ओके,
चलिए नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। अब देखो ये आपने यहाँ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग देखा, अब इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के बारे में हम यहाँ अब थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। और इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चंस, कहीं से भी अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस आता है, अगर आप लॉन्ग आंसर पर पकड़ बना लोगे बच्चे, जिस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस लेसन्स को करने के बाद, इस लेसन्स को पढ़ने के बाद आप इसके बेस पर जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं इसको करना ना भूलें, स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर स्कोरिंग लेस मार्क। मेरी बात में कल भी क्लास में इस बात को मैंने एम्फेसाइज किया था, मेरी बात को मान लीजिए, आलस्य न करें, रिजल्ट को बचाना है, इकोनॉमिक्स को अच्छा करना है, आपको अच्छा करना है, तो आपको हमारी बात को फॉलो करना पड़ेगा। आलस्य से दूर भागें, ठीक है, आलस से दूर भागें। इसमें प्रोजेक्ट का समय है, हम एक्स्ट्रा क्लास भी नहीं ले रहे हैं इसलिए कि आपका प्रोजेक्ट वर्क जल्दी से कंप्लीट हो जाए। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग? द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट वर। क्या ऑब्जेक्टिव था? पॉइंट नंबर 1, यूटिलाइज द स्केयर रिसोर्सेज टू द मैक्सिमम। जो स्केयर रिसोर्सेज है उसका मैक्सिमम यूज करना। क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑब्टेनिंग लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट? गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने के ऑब्जेक्टिव क्या थे? पहला ऑब्जेक्टिव, टू यूटिलाइज द स्केयर रिसोर्सेज टू द मैक्सिमम। इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हैं स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, इसीलिए उस चीज़ की प्राइसिंग भी होती है, ठीक है। द स्कैरसिटी ऑफ जो रिसोर्स है, तो यूटिलाइज द मैक्सिमम ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, टू रियलाइज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटीज। Point number 2, realize the objective of economic growth on the basis of priorities. Point number 3, to generate more employment opportunities. To generate more employment opportunities. Okay. Point number 4, to achieve the objective of regional balanced growth. To achieve the objective of regional balanced growth. Fifth objective, to secure industrial efficiency. To secure industrial efficiency. Point number 6, to develop strong infrastructural base according to objectives of concerned 5-year plan. To develop strong infrastructural base according to objectives of concerned 5-year plans. हर 5-year plan के अलग अलग गोल बनाए गए थे, ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए थे, तो उसके अनुसार काम करना। तो ये है हमारा इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का ऑब्जेक्टिव। 3-5 ऑब्जेक्टिव्स में से अगर 3 ऑब्जेक्टिव्स मिल जाए हमको और चौथा ऑब्जेक्टिव कुछ दूसरा हो, तो हम तुरंत एमसीक्यू में इसको निकाल सकते हैं, वरना हमारे लिए एक एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, टू यूटिलाइज द स्केयर रिसोर्सेज टू द मैक्सिमम। अब इसके बेस पर एक ही एमसीक्यू क्वेश्चन अब, लेकिन अगर आप पाँचों पॉइंट, जो 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट्स हैं, अगर इन सारे पॉइंट्स आपको याद रहें तो आप 100% श्योर रहेंगे कि मेरा एमसीक्यू क्वेश्चन अगर इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग से आएगा तो गलत नहीं होगा। यही इसी पॉइंट ऑफ व्यू को रखकर मैं ये आपको ये सीरीज बना रहा हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स? शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के क्या डिफरेंसेस है? शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स आर प्लान स्पेसिफिक। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या है? प्लान स्पेसिफिक, मतलब जिस प्लान की बात है, फर्स्ट ईयर 5-year प्लान, सेकंड 5-year प्लान, जो भी प्लान है, तो वो प्लान में जो बातें कहेंगे उसको वो फोकस करता है। कौन? शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स। ओके, आर गेटिंग पॉइंट? तो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स आर प्लान स्पेसिफिक, वेयर एज लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स आर कॉमन गोल्स ऑफ 5-year प्लान्स। जो 5-year प्लान्स के जो कॉमन गोल्स थे, सेल्फ रिलायंस, ये सब जो आपने पढ़ा है ना, मॉडर्नाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, उसकी बात कर। तो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स आर प्लान स्पेसिफिक, जैसे हर प्लान में किसी में हमने गरीबी को फोकस किया, किसी में एनर्जी को फोकस किया, किसी में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को फोकस किया, तो उसकी बात हो रही। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स आर प्लान स्पेसिफिक, वेयर एज लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स आर कॉमन गोल्स ऑफ 5-year प्लान्स। सॉरी, short term objectives are also known as objectives of plans, whereas long term objectives are known as objectives of planning. दोनों टर्म में अंतर है। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स आर ऑल्सो नोन एज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान्स, उस पर्टिकुलर प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव्स, वेयर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स आर नोन एज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, मतलब सारे प्लानिंग का जो ऑब्जेक्टिव है उस सारे प्लान्स की बात करता है।
आते हैं लास्ट क्वेश्चन इस लेसन से मैं ले रहा हूँ लॉन्ग टर्म से, जो कि एमसीक्यू लॉन्ग टर्म क्वेश्चन फॉर सॉल्विंग एमसीक्यू, लॉन्ग टर्म क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस फॉर सॉल्विंग ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चंस. Which values should be considered while framing 5-year plan of a country? The 5-year plans have been concerned with the objectives of removal of economic backwardness. Point ध्यान देंगे. The 5-year plans have been concerned with the objectives of removal of economic backwardness. ठीक है, तो पहला है, अंडरलाइन कर देंगे, रिमूवल ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस. देखो एमसीक्यू क्वेश्चन निकल रहा है. ओके, तो 5-year प्लान्स किससे संबंधित है? ऑब्जेक्टिव. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद द 5-year प्लान, ऐसे क्वेश्चन आ गया. या कंसर्न विद द 5-year प्लान, दो तरह से क्वेश्चन बनाए सकते हैं. द 5-year प्लान्स हैव बीन कंसर्न विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिमूवल ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, पहला पॉइंट. टू मेक द कंट्रीज अ डेवलप्ड नेशन. पॉइंट नंबर 2 ध्यान देंगे. वैल्यूज विच अंडरलाई all objectives of our plans are continuous growth. ये देखिए हमारे प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग जिसको कहते हैं. क्या है, रिपीट कर रहा हूँ. वैल्यूज विच अंडरलाई ऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर प्लान्स आर कंटिन्यूअस ग्रोथ, सेल्फ रिलायंस, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड इंस्टीट्यूशनल इनोवेशंस. ये बोल्ड लेटर से लिखा हुआ है. टू बी अ मॉडर्न इकोनॉमी. तो आप इसको ध्यान से देखेंगे. और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं लॉन्ग टर्म के क्वेश्चंस, मैं एक लेसन मैंने यहाँ से उठाया आपके लिए. अब यह उम्मीद है कि सारे आप मेरी बात की जो गहराई है, द डेप्थ विच आई वांट टू कन्वे यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट एंड इट यू विल फॉलो. सिंपली इसको आप ऑन कर लेना और इसको सुनते रहना. बार बार सुनोगे और जब भी सुनना उसके बेस पर आप एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना कंसर्न लेसन से. आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू बी fruitful for your coming exams, and thank you.